लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स जस्ट स्टार्ट किया था और जिसमें कुछ बेसिक बातें देखी थी। बेसिक बातों में एक तो ये था कि न्यूक्लियस का साइज जो है यानी कि जो रेडियस है वो कैसे डिपेंड करेगी मास नंबर पे। तो ये रिजल्ट एक तुमको याद रखना है, ठीक है। दूसरी खास बात ये थी कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल न्यूक्लियाई, क्योंकि डेंसिटी निकालने में जब हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम कर रहे हैं तो ये ए कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि सारे के सारे न्यूक्लियाई की डेंसिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। ये वैल्यू, ये क्वेश्चन शायद इस बार आया था जेई मेन में, अभी वाले जेई मेन में। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी के लिए ये बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इतना साइज छोटा होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगने की वजह से भी वो एक स्टेबल एंटिटी है। तो स्टेबल वो तभी है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एक अलग टाइप का फोर्स है, ठीक है, जिसका अभी तक तो कोई एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है कैलकुलेशन का। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है, नहीं तो उसके भी न्यूमेरिकल होते। तो फिलहाल हमको इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कब न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, कब न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव है। सारे न्यूक्लियॉन्स में सेम लगेगा, कोई भी न्यूक्लियॉन्स का पेयर हो, लेकिन जो नेट फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है ना। और व्हाट इज सैचुरेशन, ये बात क्लियर थी। सैचुरेशन का मतलब क्या है? सैचुरेशन का सिंपली मतलब ये है कि हर एक न्यूक्लियॉन हर दूसरे न्यूक्लियॉन पे न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर वो डिस्टेंस 10 फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाती है तो फिर उनके बीच में कोई भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन रिपल्शन तो होगा। तो उस रिपल्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का न्यूक्लियाई नंबर के साथ, वो ग्राफ थोड़ा बाद में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ बढ़ जाता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे उस केस में फिर। और सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट के बारे में देखा तो इट वाज बिस्मथ, और बिस्मथ के केस में तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि 126 न्यूट्रॉन्स है और 83 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट अगला हेडिंग पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, ठीक है। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट का क्या मतलब है? देखो है क्या, अगर हम किसी भी न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का मास तुमने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है। मैं मास नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। मास नंबर तो होल नंबर होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट्स में दिया होगा, 233.58 इस तरह से। तो जो एटॉमिक मास है, अगर हम उस एटॉमिक मास को लिखें और उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके मास का टोटल सम करें, तो हमको ये पता चलेगा कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जो टोटल मास है और वो जो न्यूक्लियस का मास है वो उनसे ज्यादा है। मतलब न्यूक्लियॉन्स का मास अगर अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा है। तो ऐसा कैसे है? तो देखो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, बना लेते हैं एक डायग्राम, ठीक है। तो कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो सपोज इसके अंदर 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। तो देखो ये सिस्टम एक तरह से एक स्टेबल सिस्टम है। तो होता क्या है कि स्टेबल सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना एच एटम का ग्राउंड स्टेट में क्या एनर्जी है, तो एच एटम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी है -13.6। तो अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें 13.6 की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिमिलरली जो एक न्यूक्लियस है उसका भी जो टोटल एनर्जी बनेगा, अब उसको पोटेंशियल एनर्जी कहो या एनर्जी कहो, सिंपली वो टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहेगा 100%, अगर वो स्टेबल है तो। किसी भी स्टेबल सिस्टम का एनर्जी नेगेटिव ही होगा। अर्थ मून सिस्टम का एनर्जी निकालो, अर्थ सन सिस्टम का एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा।
और अगर हमें उन दोनों पार्टिकल्स को इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाना है, या ऐसे बोलो कि अगर हमें उस सिस्टम को ब्रेक करना है, ब्रेक करने का मतलब यही है कि उनके बीच का डिस्टेंस हमें लार्ज कर देना है जिससे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ना लगाए, तो उस केस में जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होगी वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी बनेगा। बाइंडिंग एनर्जी वर्ड पहले भी आया हुआ है, क्यों भाई? बाइंडिंग एनर्जी पहली बार नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी इज अ जनरल वर्ड। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम, इफ यू वांट टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर सिस्टम, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो सिमिलरली अगर हम इस न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना? और जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इनका एनर्जी हो जाएगा जीरो, यानी जब इनके बीच में लार्ज सेपरेशन होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अगर लिखना चाहें तो बस ये लिख सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक a nucleus into its constituents is called binding energy of the system, is called binding energy of the सिस्टम। बताओ पहले, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए नीचे लिखेंगे कि मास ऑफ अ न्यूक्लियस is always less than total mass of its constituents. total mass of its constituents मतलब कि सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स, and the difference of their masses is called mass defect, and the difference of their masses is called mass defect। ठीक है, इसको ये बोला जा सकता है, देखो ध्यान से, कि होता क्या है, इसको अगर हम थ्योरेटिकली डिफाइन करें, हम ऐसे बोलेंगे कि अगर इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस फॉर्म करना है, इनको मिलकर एक न्यूक्लियस बनाना है, तो इन सबको पास आना पड़ेगा, और जब ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स पास आएंगे तो एक कंबाइंड सिस्टम बनाने के लिए इस सिस्टम से इन्हें कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अब ऐसे देखो कि इनके पास एनर्जी कहां से आएगी? तो इनके पास एनर्जी आएगी, इनके पास मास है सिर्फ, तो ये क्या करेंगे, अपने टोटल मास का कुछ फ्रैक्शन एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम से रिलीज होगा, और जब वो कुछ फ्रैक्शन एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा तो क्या होगा कि टोटल मास थोड़ा रिड्यूस कर जाएगा, तो इसलिए न्यूक्लियस का जो मास है वो थोड़ा कम हो गया। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टीन का रिलेशन है E इक्वल टू MC स्क्वायर, तो E इक्वल टू MC स्क्वायर के हिसाब से जो भी मास डिफरेंस होगा दोनों में, जिसको हम लोग मास डिफेक्ट बोल रहे हैं, दैट मास मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और अगर न्यूक्लियस से हमें इनको ब्रेक करना है तो वही एनर्जी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वापस से उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है। न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें कितना है मास डिफेक्ट, तो जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, सपोज ZXA, इसको हमें कन्वर्ट करना है Z टाइम्स 1H1, यानी Z प्रोटॉन्स हो गए एंड A माइनस Z न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है,
तो इसका मास हो गया mx, इनका मास हो जाएगा z टाइम्स mp, और इनका मास हो जाएगा a माइनस जेड टाइम्स mn। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है ना कि क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, तो हम यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इक्वल नहीं लेंगे, बल्कि इसको 7-8 डिजिट तक कैलकुलेट करते हैं डेसिमल के, तभी हमको वो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, बिकॉज वैल्यूज जो है वो बहुत लार्ज हैं, तो हम थोड़ा सा भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मास डिफेक्ट अगर हमें निकालना है, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम बनेगा z टाइम्स mp प्लस a माइनस जेड टाइम्स mn, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये हो गया मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमको कि किसी भी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधा है। और मास डिफेक्ट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें यूजिंग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम। बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हमने मास को कैलकुलेट किया है एएमयू में, एएमयू समझते हो क्यों भाई? अगर ये एएमयू में है, एएमयू का मतलब है क्या होता है, 1 एएमयू, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। एमयू का डेफिनेशन जो है वो कार्बन 12 से आया है। मास ऑफ C12 इज 12.0000 एएमयू, मतलब एग्जैक्ट 12 है ये। एएमयू का जो डेफिनेशन है वो कार्बन 12 के उससे आया है, एटम से आया है। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1 एएमयू। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 10 पावर माइनस 27 kg। तो अगर ये एएमयू में है तो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो उसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें और वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें तो ये 931 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो। जूल में नहीं निकालनी होगी, ज्यादातर एमईवी में ही चलेगा। ठीक है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए, देखो यहां तक क्लियर है क्या? कुछ डाउट है बताइए। What is binding energy? Binding energy is simply energy required to break a nucleus into its constituents. Why this energy is required? Energy is required because when constituents form nucleus, certain fraction of their masses is released in the form of energy using E equal to mc square, and that amount of energy has to be supplied to make them to break them into constituents. मतलब वाइसे वर्सा है उसी का। निकालना कैसे है ये बस ध्यान रखो, हमें तो कैलकुलेट करना होगा। बोलो, सीधा सीधा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक पॉइंट ये आता है, नोट कर लिया? नोट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। तो अगर हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, एक बहुत बेसिक सी बात ये बताओ कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में, बताएगा कोई? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या लॉजिकली तुमको लगता है, ये बताओ। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अगर हम लोग ऐसे सोचें तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, मतलब उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा प्रिसाइजली सोचें तो है क्या, न्यूक्लियस का जब साइज बढ़ेगा, समझना, न्यूक्लियस का जब साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो उनका मास डिफेक्ट भी नेचुरली बढ़ेगा। तो ऐसे देखा जाए तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा तो उसको ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी। बट है क्या, वो पूरी की पूरी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। इसको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज फैमिली इनकम होती है, ठीक है, लेट से किसी फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, और उस फैमिली की इनकम है 50,000। ठीक है, ऐसे ही है न्यूक्लियस के साथ भी।
एंड सपोज किसी फैमिली में 10 लोग हैं और उसकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए है, तो तुम क्या कहोगे कि विच फैमिली इज मोर स्टेबल? क्यों भाई? हमें तो ये चाहिए ना कि वो जो अमाउंट है वो अमाउंट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पर न्यूक्लियन कितना अमाउंट निकल रहा है। तो स्टेबिलिटी इज नॉट द टोटल अमाउंट, स्टेबिलिटी इज अबाउट कि वो जो टोटल है वो डिस्ट्रीब्यूट कितने में है, कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं। बताओ। तो अब क्या कहोगे स्टेबिलिटी के बारे में? स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? हाउ डू वी पर कंपेयर? न्यूक्लियन ज्यादा होना चाहिए। पर न्यूक्लियन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म और डिफाइन करेंगे, तो एक छोटा सा हेडिंग पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, BEN लिखते हैं ऐसे नीचे। तो BEN लिखा हुआ है मतलब इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और नीचे लिख देंगे कि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कैसे होगी? तो कैलकुलेट तो सीधा सीधा है, न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर देना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि BEN इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब हो गया मास नंबर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया। और जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना सारे स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है, क्योंकि सबके लिए सारी चीजें फिक्स है, सब पता है हमको, तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हाईएस्ट आती है आयरन के लिए। और तुम्हें मालूम है कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, बोलते हैं ना आयरन इज मोस्ट स्टेबल। तो आयरन जो है वो हैवीएस्ट नहीं है, आयरन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। और हमारे पास एक ग्राफ भी है जो रिलेटिवली ये बताता है सारे न्यूक्लियॉन्स के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में। तो ये ग्राफ तुम अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर लो, ठीक है। वैल्यूज एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, बट हाँ एक आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है। तुम ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ये ग्राफ मास नंबर है एक्स एक्सिस पे, तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 से बढ़ाई गई है और ऊपर वो एलिमेंट्स बने हुए हैं। और इधर साइड में राइट साइड में वाई एक्सिस पे तुम देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है, ठीक है ना, जिसमें आयरन के लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और अराउंड 8.8 MeV होती है। तो ये ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर लो डायग्राम, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आयरन के लिए वैल्यू जो आएगी इट इज अराउंड 8.8, ठीक है ना, ठीक है। एंड बिस्मथ इज मोस्ट स्टेबल, हैवीएस्ट स्टेबल। और बिस्मथ के बाद जितने भी हैं, बिस्मथ के बाद जितने भी एटम्स हैं न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। तो नोट कर लो जो भी इंफॉर्मेशन है। देखो मॉडर्न में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहेगा जितना ज्यादा उतना अच्छा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर दिस all the nuclei are unstable, so they either undergo nuclear fission or radioactivity। मतलब वो जो अनस्टेबल है वो स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए उनको अपना मास नंबर कम करना पड़ेगा। और मास नंबर कम करने के लिए दो तरीके, या तो न्यूक्लियर फिशन होगा जैसे तुमने पढ़ा होगा, यूरेनियम 235 का सुना होगा, या फिर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, अल्फा बीटा पार्टिकल कंटिन्यूअसली एमिट होते हैं, तो मास धीरे धीरे मास नंबर कम होता जाएगा, ठीक है। और इस ग्राफ में क्या खास खास बातें हैं, एक खास बात इसमें यह भी है ग्राफ में कि
ये जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 16 के पास। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर ए ग्रेटर देन 16 ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज सेम, मीन्स there isn't much change in stability। ठीक है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था दूसरे टर्म में, जिसको हमने बोला था सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, याद है? सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या हो जा रहा है, सैचुरेशन आ जा रहा है। सैचुरेशन आने का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में चेंज नहीं है, तो वो ग्राफ में तुम्हें क्लियर भी है। शुरू में स्टेबिलिटी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शुरू में क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, तो शुरू में तेजी से बढ़ रही है स्टेबिलिटी। देखो ड्रॉ कर लो इसको, ठीक है। तो अगर हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक, इसमें देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन तो सिंपल कैलकुलेशन का है, करके देखो। हमें निकालना है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और डेटा दे रहे हैं। मास ऑफ प्रोटॉन ले लो 1.007, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 एंड मास ऑफ He4 4.003। ठीक है, निकालो इससे व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? What is alpha particle? Alpha particle is basically helium nucleus। ठीक है ना, helium nucleus is alpha particle। निकालो इसको, सीधा सीधा प्रॉब्लम है इसमें भाई। 2He4 है, तो ऐसे देखो कि 2He4 को अगर हमें ब्रेक करना होगा तो ये 2 1H1 होगा और 2 0N1 होगा। दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी हम लोग सीधे सीधे लिख पाएंगे इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह हम लोग डायरेक्टली 931 लिख देते हैं, तो ये 25.137 के आसपास बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर पर न्यूक्लियन निकालनी हो तो इसमें हम 4 से डिवाइड और कर देंगे, क्यों भाई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी होगी तो 4 से डिवाइड और कर देंगे, तो ये यहीं के आसपास, इसी के आसपास वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू यहाँ पे है 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। इस ग्राफ में ये दिया हुआ है ना, ये वाला पॉइंट हीलियम। ठीक है, और देखो इसी तरह से फाइंड एटॉमिक मास ऑफ 17 Cl35 if its binding energy is 298 MeV। मास ऑफ प्रोटॉन वही ले लेना 1.007, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008। देखो अल्फा पार्टिकल वाले में किसी को डाउट है? कुछ है नहीं वैसे डाउट जैसा, सिंपल सिंपल है प्रॉब्लम्स। सिमिलर प्रॉब्लम है ये भी। अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है तो मास डिफेक्ट निकल आएगा। मास डिफेक्ट निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी में 931 से डिवाइड कर दो।
एंड मास डिफेक्ट का मतलब होगा 17 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 18 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ क्लोरीन। तो मास ऑफ क्लोरीन यहां से निकल आएगा 34.95 या 94 AMU। ठीक है ना। तो देखो एक बात का ध्यान रखना, मास एंड मास नंबर दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जबकि जो मास है वो मास नंबर से कम भी हो सकता है और मास नंबर से ज्यादा भी हो सकता है। दोनों बातें हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक्स रे आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट मेटल एटम हैविंग 30 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द टारगेट एटम। तो देखो टारगेट एटम का जो रेडियस है अपॉन हीलियम का जो रेडियस है, हमको ये मालूम है ना कि रेडियस का जो रेशियो होगा वो a टू द पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो टारगेट एटम का ए ले लेते हैं पावर 1/3 और हीलियम का दिया हुआ है 14 टू द पावर, नहीं ये रेशियो दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ टारगेट एटम टू दैट ऑफ हीलियम एटम इज गिवन एज 14 टू द पावर 1/3। तो इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर 1/3 अपॉन हीलियम के लिए a की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1/3। तो यहां से ये 1/3 हटाओगे और a की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 56। सबसे पहले तो बोलो a पार्ट में कोई डाउट, मास नंबर आ गया। और इसके बाद बी पार्ट में हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन निकालनी है फॉर दिस मेटल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन का मतलब हुआ 1/λ के अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर और इंटू जेड -1 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, क्यों भाई। और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 30, तो ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 26 रख देना है। तो लैम्डा के अल्फा निकल के आएगा, फ्रीक्वेंसी चाहिए ना एक्चुअली, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो ये हो जाएगा v अपॉन c अपॉन लैम्डा के अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी बताई 1.55 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। आ रही है आंसर, बताओ क्लियर है सभी को, कोई डाउट बोलिए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस केस में क्या है, mp is the mass of proton, mn is the mass of neutron, m1 is mass of 10 neon 20। तो देखो ये जो 10 neon 20 है इसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है और 20 Ca40 इसके अंदर 20 प्रोटॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन है। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि जो m1 होगा वो छोटा होगा 10 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन से, और इसी तरह से जो m2 होगा वो छोटा होगा 20 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा। ये बताओ भाई, मास डिफेक्ट के बेसिस पे हम ये बात बोल सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का जो टोटल मास है वो न्यूक्लियस मास से ज्यादा आएगा,
ये तो डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन ये बताओ M1 M2 में रिलेशन कैसे आएगा? M1 M2 में कौन बड़ा है? मतलब ऑब्वियसली M2 बड़ा है, लेकिन ट्वाइस M1 एंड M2 में कौन बड़ा होगा? क्यों भाई? सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्वाइस M1 बड़ा आएगा, मास डिफेक्ट 2 बार ऐड हो। हाँ, बट इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करोगे? सी ऑप्शन करेक्ट है, ये बात तो सही है, एक्सप्लेन कैसे होगा ये? बोलो। यहां पे जो M2 आएगा, M2 विल बी लेस देन 2 टाइम्स M1। क्यों ऐसा होगा? सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कंपेयर कर दे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कंपेयर हम कैसे करेंगे? मतलब किससे? ग्राफ से? ग्राफ से नहीं, डेटा नहीं है हमारे पास। सर कैलकुलेट करके नहीं सर, ऐसे डेल्टा M1 डेल्टा M2 आ गया। नहीं तो वो आ कैसे गया? वो हमारे पास है कहाँ? डेटा कहाँ दिया है हमको? उससे अगर ना सर 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस M1 इज इक्वल टू डेल्टा M1। ठीक है, और इस ऐसे ही डेल्टा M2 भी निकालेंगे, फिर सर दोनों की इक्वेशन बना के नियॉन ज्यादा स्टेबल होगा तो नियॉन वाले को ज्यादा स्टेबल कर देंगे, फिर सर MP MN वाले सारे टर्म्स कट नहीं के हो नहीं, जाएगा। नियॉन नियॉन ज्यादा स्टेबल कैसे बोला तुमने ये बात? सर वो तो नोबल होता है, अच्छा, ऐसे तो कह तो रहे कुछ डेटा नहीं यूज करना है, इसीलिए किया। डेटा नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, डेटा से भी। देखो एक्चुअली है क्या यहाँ पे समझना ही जो बात है हमको, वो ये जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब वो परसेंट फॉर एग्जांपल 1%, 2% ऐसे हो सकता है कि जो मास डिफेक्ट है वो टोटल मास का 2% है फॉर एग्जांपल। तो अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो ये जो परसेंटेज है, क्या ये परसेंटेज भी तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि बड़े न्यूक्लियस को बाइंड रखने के लिए हमें ज्यादा मास डिफेक्ट चाहिए होगा। छोटे न्यूक्लियस में तो क्या होगा कि छोटे न्यूक्लियस में वो सैचुरेशन वाली बात कम आएगी, बड़े न्यूक्लियस में सैचुरेशन वाली बात ज्यादा आएगी। तो अगर हम कंपैरिजन के बेसिस पे बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मास डिफेक्ट है, mass defect is certain percentage of total mass and that certain percentage will increase with mass number। तो ऐसे हम बोल सकते हैं mass defect fraction will increase for heavier nuclei, ठीक है ना। मास डिफेक्ट का जो परसेंट है वो बढ़ेगा। तो ऐसे मैं देखो रफ कैलकुलेट करके बता देता हूं। सपोज जैसे मान लेते हैं कि 10 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन, इनका मास मिला के 100 एंड लेट से कि मास डिफेक्ट जो है वो 1% है। तो यहां से जो M1 बचेगा, M1 बचेगा 100 में से हमें 1% हटाना होगा, यानी M1 की वैल्यू आएगी 99। तो उसी तरह से अगर हमारे पास 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हुए तो इनका मास होगा 200। तो इनका जो मास डिफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, तो लेट से इनका मास डिफेक्ट 2% होगा। तो जो M2 होगा वो 200 में से 2% सब्ट्रैक्ट करना होगा, और 200 में से 2% सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 196 बचेगा। और तुम ध्यान से देखो ये जो 196 होगा, क्या ये 2 इंटू 99 से छोटा होगा ना? तो मेन मैंने कॉन्सेप्ट वाली बात ये करी है, ये जो लिखा हुआ है कि मास डिफेक्ट का जो परसेंट है वो हैवियर न्यूक्लियस में जाएंगे तो इंक्रीज होगा। बोलो, ऐसे ही एग्जांपल बताने के लिए बता दिया है। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट तो? एक और अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट करो फिर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है बट अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ Z प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली
distributed throughout a volume throughout a radius r is given by, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है प्रोटॉन्स की, समझना। अब मेजर्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब दिया हुआ है, एंड रेडियाई ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई इज सेम, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। तो रेडियस दोनों का इसलिए भी सेम है क्योंकि दोनों का मास नंबर सेम है, रेडियस मास नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से आइसोबार्स हो गए। अब उसमें ये कह रहा है assuming that the difference in binding energy of nitrogen and oxygen is purely due to electrostatic energy, then the radius of the nuclei would be, मतलब वही कह रहा है कि दोनों की बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस है वो सिर्फ एक प्रोटॉन के डिफरेंस की वजह से है। भाई नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स है और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो अगर हम इस फॉर्मूले से जाएंगे तो 8 प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफरेंट आएगा, 7 प्रोटॉन्स का डिफरेंट आएगा। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस है प्रोटॉन्स की वजह से, वही डिफरेंस इनकी बाइंडिंग एनर्जी में अपीयर होता है। तो हमें सबसे पहले तो चाहिए इनका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी में भी डिफरेंस चाहिए, तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन निकालें अगर, तो ये 8O15 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू भी उसने अलग लिखी हुई है, 931.5 है, तो जो भी है वही लिखते हैं। एंड इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 7 and 15 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, अच्छा यहाँ 7 होना चाहिए था, 7 न्यूट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 931.5, लेट्स से वी कॉल इट E1 एंड वी कॉल इट E2। तो हमें चाहिए E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 की वैल्यू क्या आएगी, तो E1 माइनस E2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 931.5। तो तुम्हें ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखो क्या आएगा, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट। न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1.007825 माइनस 1.008665, ठीक है, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास है 15.003065 एंड प्लस नाइट्रोजन मास 15.000109 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 931.5। तो ये वैल्यू कितनी आती है, E1 माइनस E2 निकाल रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, तो E2 माइनस E1 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.535 MeV के आसपास आ रहा है। और ये जो डिफरेंस है ये इस फॉर्मूले से भी यही आना चाहिए, तो इस फॉर्मूले से डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इसमें से एक काम करो, 3/5 E स्क्वायर अपॉन 4 पाई नॉट R अलग कर लो, एंड Z इंटू Z माइनस 1 यानी 8 इंटू 8 माइनस 1 माइनस 7 इंटू 7 माइनस 1, ये वैल्यू कैलकुलेट करो। और E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन्ड है, एंड इट इज 1.44 MeV फेम्टोमीटर। तो इसका मतलब है यहाँ से सॉल्व करके अगर हम R निकालते हैं तो वो फेम्टोमीटर में डायरेक्टली आ जाएगी। तो ये क्या 3.42 फेम्टोमीटर आती है, करो जरा कैलकुलेट, क्यों भाई 3.535 3.42 आती है। बताइए क्लियर है क्वेश्चन या नहीं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है
वो प्रोटॉन्स में एनर्जी डिफरेंस की वजह से है। ये है। बोलो क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? हो गया सर। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। बाइंडिंग एनर्जी के बाद अगला पॉइंट है न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड क्यू वैल्यू। तो देखो, कोई भी न्यूक्लियस जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, लाइक केमिकल रिएक्शन वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन टिपिकली दिखने में कैसी होगी और उसके अंदर हम कौन कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगी तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे पहले तो हमें लगेगा एक टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको मैं ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में बना रहा हूं और जनरली वो टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, और रेस्ट पे है तो इस टारगेट न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी 0 है और मान लेते हैं कि इसका मास हो गया mt। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर एक पार्टिकल आके कोलाइड होगा और पार्टिकल आके कोलाइड होगा विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी और उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पार्टिकल। एक तरह से वो पार्टिकल इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा और इस इंसिडेंट पार्टिकल का मास ले लेते हैं हम mi और ये इंसिडेंट पार्टिकल सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से जाके उस न्यूक्लियस से टकराएगा। ठीक है, फिर इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये टारगेट न्यूक्लियस उस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट में बदलेगा। अनस्टेबल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस में बदलेगा। ठीक है, और वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फिर वो सडनली ब्रेक होगा। वो ब्रेक होगा एक या दो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में। दो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है प्रोडक्ट न्यूक्लियस में। और इस प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि एक या दो पार्टिकल भी एमिट हो रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, और इन दोनों के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी KeP और इसकी काइनेटिक एनर्जी KeO। मास इसका MP, मास इसका MO। देखो ध्यान से, सबसे पहले न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा इंसिडेंट पार्टिकल को। एब्जॉर्ब करने के बाद एक अनस्टेबल प्रोडक्ट में बदलेगा और वो अनस्टेबल वाला न्यूक्लियस जो है वो फर्दर ब्रेक होके प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल में निकलेगा। प्रोडक्ट न्यूक्लियस एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, आउटगोइंग पार्टिकल भी एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। ठीक है ना, कैटेगरी केवल मैंने डिफाइन की है। ठीक है, तो क्यू वैल्यू क्या होती है? तो क्यू वैल्यू के बारे में हम लोग लिखेंगे क्यू वैल्यू इज amount of energy released during a nuclear reaction in the form of kinetic energy of the products। इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब कि क्यू वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्यू वैल्यू का मतलब है इट इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे तुम केमिस्ट्री में भी तो डिफाइन करते हो कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज किससे पता चलती है, कौन सा टर्म डिफाइन करते हैं वहां पे? एनर्जी रिलीज है या एनर्जी एब्जॉर्ब है, केमिकल रिएक्शन में कुछ डिफाइन करते हो ना, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एच होता है, डेल्टा जी होता है। डेल्टा एच होता है शायद ना, और उसी से डिफाइन करते हैं कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे थर्मल वर्ड ना यूज करके, न्यूक्लियर रिएक्शन है बट काफी कुछ मिलता जुलता है, तो यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सॉर्जिक। एक्सोथर्मिक जैसे ही है एक्सॉर्जिक। और अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्जिक। एक्सॉर्जिक एंड एंडोर्जिक, तो ये दोनों बातें डिपेंड करेंगी क्यू वैल्यू पे। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सॉर्जिक रिएक्शन, और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्जिक रिएक्शन। अब केमिस्ट्री में हो सकता है कन्वेंशन थोड़ा उल्टा हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे कि फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल during a nuclear reaction. Following conservation principles are applicable during a nuclear reaction. कौन कौन से प्रिंसिपल है नोट डाउन कर लो। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो बिफोर रिएक्शन एंड टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। यानी इन न्यूक्लियस के पास जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे और टोटल पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड पे सेम होना चाहिए, जिसको हम इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं कि Z अगर हम टोटल करें LHS में और Z अगर हम टोटल करें RHS में तो वो सेम आना चाहिए, यानी Z LHS इज इक्वल टू Z RHS। ठीक है। सेकेंड इज conservation of number of nucleons, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड ये भी इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A on LHS मस्ट बी इक्वल टू A on RHS। LHS और RHS में टोटल मास नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। और बाकी तीन जो है वो हमारे मैकेनिक्स वाले प्रिंसिपल है, जिसमें हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस मास एनर्जी मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का सम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लस मास एनर्जी का सम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसमें तुम्हें ज्यादातर जो है मुझे लगता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन LHS ZLHS और कहीं कहीं पे लीनियर मोमेंटम लगे, एंगुलर मोमेंटम की नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना, वो थोड़ा और हायर कैटेगरी में जरूरत पड़ती है, यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन और Z और A कंजर्वेशन, इतना हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें यूजिंग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, अगर हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं
तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? क्या काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इंसिडेंट पार्टिकल के पास है? इसके पास है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, बाद में इन दोनों के पास है। टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट पे है, तो सिर्फ के आई लिखा है। मास एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे तो पार्टिकल के पास भी है और टारगेट न्यूक्लियस के पास भी है, तो इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल प्लस एमपी प्लस एमओ इंटू सी स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन क्लियर है कैसे लिखी है? तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक तरफ करें तो हमको मिलेगा मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये बन जाएगा मास एनर्जी, या इसको लिखो एम आई प्लस एम टी, एम आई प्लस एम टी बन जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट एंड एम पी प्लस एमओ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या ये जो लिखा हुआ है क्या ये क्यू वैल्यू के बराबर होगा ना? क्यों भाई? तो क्यू वैल्यू निकालने का एक और तरीका आ गया हमारे पास, और इसको लिखेंगे दैट क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। अब अगर मास जो है वो एएमयू में दिए होंगे तो हम लोग डायरेक्टली 931 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसा ही है। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी आगे और प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, तो वो एक साथ ही करेंगे। इसमें इतनी बात जो करी है वो क्लियर है? व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन बाय डिफॉल्ट कैसी है दिखने में वो तुम्हारे सामने। उसके अंदर एक इंसिडेंट पार्टिकल है, एक टारगेट न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है, इसके बाद प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल। व्हाट इज क्यू वैल्यू? क्यू वैल्यू इज सिंपली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है वो हमने लिस्ट डाउन कर लिया है, और कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी अप्लाई किया तो हमें ये पता चला कि जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं क्यू वैल्यू निकालने का, या तो इसको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी लिखो, या इसको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास एनर्जी लिखो, क्योंकि मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो तो कांस्टेंट ही रहता है ना। ठीक है, ओके।